प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं प्रभु कुमार। आज से मैं शुरुआत कर रहा हूं 12th बिहार बोर्ड की हिंदी। और आज से आपको प्रत्येक दिन हिंदी या इंग्लिश से रिलेटेड एक टॉपिक जरूर मिलेगा जो कि आपको सहयोग करेगा, हेल्प करेगा 12th बिहार बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने में। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए हम लोग 12th बिहार बोर्ड की हिंदी की फर्स्ट चैप्टर बातचीत से शुरुआत करते हैं। और यह चैप्टर एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव हो या आंसर क्वेश्चन हो, राइट। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। और इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे बातचीत। और इस सेशन की शुरुआत करने से पहले हम लोग सबसे पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि लेखक से संबंधित भी एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपका ज्ञान लेखक के प्रति नहीं होगा तो आप वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पिछड़ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बालकृष्ण भट्ट के बारे में जान लेते हैं, जो कि इन्होंने बातचीत निबंध को लिखा हुआ है। बातचीत एक निबंध है। क्या है? निबंध है। तो चलिए जान लेते हैं बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। आपको मेरे साथ ही याद कर लेना है, घबराना नहीं है। आज से रोज आपको 12 से रिलेटेड हिंदी हो या इंग्लिश, आपको प्रत्येक टॉपिक मिलेगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को। इनका निधन यानी मृत्यु कब हुई थी? 20 जुलाई 1914 को, राइट। निवास स्थान, इनका जन्म स्थान कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। माता का नाम पार्वती देवी, जो सुसंस्कृत महिला थी। क्लियर हुआ? पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि एक व्यापारी थे। अगर उसमें पूछा जाए कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी क्या थे तो आप क्या बताओगे? व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। इन्होंने मासिक पत्रिका निकाला हुआ था जिसका नाम हिंदी प्रदीप। क्या है? जिसका नाम हिंदी प्रदीप। इन्होंने हिंदी प्रदीप को 33 वर्षों तक चलाया। 33 वर्षों तक निकाला। इन्होंने बालकृष्ण भट्ट ने मासिक पत्रिका हिंदी प्रदीप को 33 वर्षों तक निकाला। क्लियर? इनका स्वभाव कैसा था? ये स्वभाव के कैसे थे? तो ये स्वभाव के उग्र थे। इनके अंदर बड़ी उत्तेजना होती थी, तुरंत गुस्से में आ जाते थे। और इनके गुस्से के कारण इन्होंने कई बार अपने जॉब से भी, अपने नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा था। किनको? बालकृष्ण भट्ट को। क्लियर? एक क्लियर हुआ। जन्म 23 जून 1844 को, निधन 20 जुलाई 1914 को। निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। माता का नाम पार्वती देवी, जो कि सुसंस्कृत महिला थी। पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि व्यापारी थे। मासिक पत्रिका इन्होंने निकाला हुआ था हिंदी प्रदीप नामक, जो 33 वर्षों तक उन्होंने चलाया। और स्वभाव इनका उग्र था। स्वभाव क्या था? उग्र था। ये है छोटा सा सारांश, छोटा सा सारांश किनके बारे में? बेनी प्रसाद भट्ट के बारे में। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग बातचीत चैप्टर की शुरुआत करते हैं और बातचीत समझते हैं। मैं तो कहता हूं कि सिर्फ 12th के लिए नहीं बल्कि सभी मानव के लिए चैप्टर महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक के जीवन में बातचीत काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। अगर बातचीत न होता तो हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते। कनेक्ट हो पाते? नहीं हो पाते। तो इस चैप्टर में, इस निबंध में बालकृष्ण भट्ट यही बताना चाहते हैं कि अगर हम में वाक शक्ति, बोलने की शक्ति न होती तो हम लोगों का क्या होता, राइट। बातचीत एक निबंध है। एग्जाम में पूछ सकता है बातचीत डॉट 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 है
तो क्या होगा? निबंध। इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। जैसे देखिए, आप बात करते हैं, जब अपनी आवाज मुंह से निकालते हैं तो उससे भाषा निकलती है। क्या निकलती है? भाषा कहिए, शब्द कहिए, वाक्य कहिए, उसी को तो भाषा कहा जाता है। एक दूसरे से भाषा के माध्यम से ही, बातचीत के माध्यम से ही हम एक दूसरे के पास अपनी जो अभिव्यक्ति है प्रस्तुत करते हैं कि नहीं। मान लो मुझे एक चुटकुला याद आ गई, अगर वो चुटकुला आपको मैंने सुना दिया तो आप मेरी चुटकुला सुनकर हंस पड़ोगे। अगर बात करने की क्षमता हम लोगों में ना होती तो एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते? नहीं हो पाते। देखिए, ये आदमी है, कुछ कह रहा है तो दूसरा आदमी क्या कर रहा है? हंस रहा है। यानी इनकी अभिव्यक्ति को ये समझ रहा है अच्छी भांति। क्लियर? आगे देखिए, आपस में सब बातें कर रही है। लैंग्वेज बातचीत के माध्यम से ही निकलता है, भाषा। अगर बातचीत नहीं करेंगे तो हम, जो हमारी फीलिंग है, जो हमारी अभिव्यक्ति है, किसी दूसरे के पास नहीं पहुंच पाएगी। पहुंच पाएगी हो? नहीं पहुंच पाएगी। आपको मैं हिंदी बड़ी सहज तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि आपको एग्जाम में लिखने में कतई प्रॉब्लम ना हो, कतई समस्या ना हो। आज से जुड़ जाइए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बताइए कि हाँ, सर ने शुरू कर दिया है आज से 12th बिहार बोर्ड के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे। चलिए समझते हैं। और सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर की सारांश समझते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं है एग्जाम के लिए, 2024 में एग्जाम होने वाली है। तो हम लोग सबसे पहले सारांश समझते हैं। अगर समय मिलेगा तो मैं लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को लेकर आऊंगा। तो चलिए भी सारांश समझ लेते हैं। और मैं दावा करता हूं कि आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप यहीं पे बातचीत चैप्टर को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाठ के सारांश। प्रस्तुत कहानी, या इसको निबंध बोल सकते, निबंध, प्रस्तुत निबंध बोलिए इसको। प्रस्तुत निबंध बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट पत्रकार भी थे। याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट पत्रकार भी थे। बालकृष्ण भट्ट है, बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में से एक है। बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति को सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। इस निबंध में बालकृष्ण भट्ट हमें यही बताते हैं कि जो ईश्वर द्वारा जो दी गई है वाक शक्ति, उसको हमें सही से इस्तेमाल करना है। अगर सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा? किसी दूसरे से गाली सुनेंगे। गाली सुनेंगे ना जी। अगर सही से इस्तेमाल करते हैं तो प्रत्येक आदमी एक दूसरे से अच्छी तरह से कनेक्ट रहेगा। ये डिपेंड करता है हमारी बोली पे, हमारी बोली कैसी है। तो इस निबंध में बालकृष्ण भट्ट यही बताते हैं कि जो ईश्वर द्वारा जो हमें वाक शक्ति मिली है, बातचीत करने की क्षमता मिली है, उसको हमें सही से इस्तेमाल करना है, सही से इस्तेमाल करना है। क्लियर? महान लेखक बताते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हल होता। लेखक बता रहे हैं कि अगर हम लोगों में वाक शक्ति की क्षमता न होती तो पूरी दुनिया क्या होता? गूंगी होता और गूंगी के समान होता और प्रत्येक कोई एक कोने में चुपचाप पड़ा रहता, एक दूसरे से बात करता नहीं करता, क्योंकि उसके पास जो वाक शक्ति जो होना चाहिए था वो नहीं होता। तो उस समय पूरा सृष्टि क्या होता? गूंगा के समान होता। यहां तक समझ में आई बात? समझ में आएगी। सब लोग लूज पूज अवस्था में एक कोने में बैठा दिए गए होते। जब हमें बात करने की क्षमता ना होती तो सभी लोग एक कोने में लूज पूज बैठे होते।
किसी को एक दूसरे से मतलब नहीं होता, होता बिल्कुल नहीं होता। लैंग्वेज है, भाषा है, बातचीत है, तभी हम अपनी अभिव्यक्ति को एक दूसरे के पास पहुंचाते हैं। भाषा ही है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगर भाषा ना होता, अगर मैं आपसे इशारे में बात करता हूं, समझ में आता? नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। इसलिए मैं भाषा के माध्यम से ही आपको पढ़ा रहा हूं, बातचीत के माध्यम से ही पढ़ा रहा हूं। यहां तक क्लियर हुई? चलिए आगे देखते हैं। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं। यह था घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। हम लोग घर में जो बात करते हैं वो केवल मन को रमाने की बात करते हैं, उसमें कोई ज़्यादा दिलचस्पी वाली बात नहीं होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मम्मी खाना ला दो, भाई मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है, कृपया चार्जर दे दो, मैं स्नान करने जा रहा हूँ, मैं ब्रश करने जा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब घर में जो बातचीत होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, यह मन रमाने की बात होती है। वे बताते हैं जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत है, इसी प्रकार बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। जिस तरह से हम अपने जीवन को मजेदार बनाने के लिए खाना पीना, चलना फिरना जरूरत है, उसी तरह हमारे जिंदगी में बातचीत की भी अहम रोल है। हम लोग खाते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और सभी चीज खाते हैं अपने जीवन को मजेदार बनाने के लिए, स्वाद चखने के लिए। चलते फिरते हैं, खेलते हैं अपने जीवन को खुश रखने के लिए। उसी प्रकार हम अपने जीवन को खुश रखने के लिए एक और ईश्वर द्वारा दी गई एक वाक शक्ति भी है उसमें। क्लियर? हमारे मन में जो कुछ मवाद या उसको गंदगी कह सकते हैं या धुआं जमा रहता है, वह बातचीत के जरिए भाप बनकर हमारे मन से बाहर निकल पड़ता है। अगर आप किसी से आप बात नहीं कर रहे हैं, उससे आप झगड़े किए हुए हैं, तो जब भी आप उसे देखोगे तो तिरछी निगाहों से देखोगे, मन में गुस्सा रहेगा। लेकिन जब दोनों सामने हो जाओगे, अपने मन में जो बात है एक दूसरे के प्रति वो निकाल दोगे, तो मन क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। बातचीत करने के माध्यम से ही हम अपने मन को हल्का कर पाते हैं। नहीं तो अगर अंदर ही अंदर कुछ बात को दबा कर रखते हैं तो मेरा मन भारी रहेगा, चाहे किसी का भी मन हो वह भारी ही रहेगा। वो बातचीत के जरिए भाप बनकर वह जो है भारी मन क्या हो जाता है? निकल पड़ता है। इससे हमारा मन हल्का और स्वच्छ परम आनंद में मग्न हो जाता है। जब हम बातचीत कर लेते हैं एक दूसरे से तो हम लोग का मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है और फिर हम लोग का जीवन आनंदमय हो जाता है। ये सारी चीज कौन बता रहे हैं? बालकृष्ण भट्ट बता रहे हैं। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। यही नहीं, भट्ट जी बताते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बालकृष्ण भट्ट बता रहे हैं कि जब तक कोई भी मानव बोलता नहीं है, जब तक उसके अंदर क्या अच्छाई है क्या बुराई है उसका पता नहीं चलता है। आजकल तो नया फैशन आ गया, हर कोई कोट टाई चढ़ा कर घूम रहा है, पहन कर घूम रहा है, पता ही नहीं चलेगा वो पढ़ा लिखा है कि नहीं, चाहे उसके अंदर क्वालिटी है कि नहीं। लेकिन पता कब चलेगा? जब आप उससे बात करोगे और बात करने का उसका जो तरीका है वही बता देगा कि उसके अंदर क्या बुराई है और उसके अंदर क्या अच्छाई है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। चलिए आगे चलिए। महान विद्वान बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का सही साक्षात्कार हो पाता है। वे कहते हैं जब मानव बोलता है तभी उसके वास्तविक जीवन का दर्शन हो पाता है कि आखिर उसके अंदर क्वालिटी है कि नहीं।
उसके अंदर अच्छाई है या बुराई है, वह बोलने से ही पता चलता है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत को केवल रमौल कहलाएगी। वे कहते हैं कि जब 4 से अधिक की बातचीत होगी तो वह केवल क्या कहलाएगी? राम रमौल कहलाएगी। क्या कहलाएगी जी? राम रमौल। अगर आप 4 से अधिक बातचीत करते हैं तो वह राम रमौल ही कहलाती है। यूरोप के लोगों से बातचीत का हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यूरोप के लोगों में बातचीत का एक हुनर है। क्या है? हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। क्लियर? इस प्रसंग में ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें कान से सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में एक ऐसे प्रसंग छोड़े जाते हैं जिसे कान को सुनकर काफी सुख मिलता है। यहां तक बात समझ में आई? हिंदी में इसका नाम सुहद गोष्ठी है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का हिंदी में क्या नाम है? सुहद गोष्ठी। क्या है? सुहद गोष्ठी। बाल कृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें कि अपने आप बात कर लिया करें। बाल कृष्ण भट्ट बताते हैं कि हम अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करें जिससे हम बात कर सके, जिसे आत्मवार्तालाप कहते हैं, खुद से बात करना। क्लियर? इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत की उत्तम कला है, जिसके द्वारा बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रहते हैं। इसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ऐसी कला है जिसमें हम लोग बातचीत को हमेशा क्या बना कर रखते हैं? आनंदमय बना कर रखते हैं। यहां तक आई बात समझ में? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, वो तो चैप्टर का सारांश था। अगर आप बातचीत के बारे में लिखने को कहा जाए आपको, तो आप तो लिख दोगे एग्जाम में। अब हम लोग अभ्यास को लेकर चलेंगे जिसमें प्रश्न होंगे और मैं उसका उत्तर बताऊंगा, और यह उत्तर आपके लिए काफी सहयोग करेगा, आपको सहयोग करेगा एग्जाम में। तो पहला क्या है? पहला प्रश्न है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? तो अभी आपको बताया है कि अगर हमें वाक शक्ति ना होता तो पूरी दुनिया क्या होता? गूंगा के समान होता। तो चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। हम में वाक शक्ति ना होती तो मनुष्य गूंगा होता। अगर वाक शक्ति हम में ना होती तो मनुष्य क्या होता? गूंगा होता। मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक शक्ति है। मनुष्य के लिए ईश्वर के द्वारा दी गई सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है? वाक शक्ति है। अगर मानव कितना भी सुंदर हो जाए और वह गूंगा हो जाए तो पूरी सुंदरता खत्म हो जाती है, क्योंकि उससे बात करने वाला कोई नहीं रहेगा। क्लियर? इसी वाक शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करता है। अगर वाक शक्ति ना होती तो मानव दूसरे से बात कर पाता? नहीं कर पाता। वह अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है और उसकी यही अभिव्यक्त वाक शक्ति भाषा कहलाती है। अपनी वाक शक्ति के द्वारा ही, अपनी वाक शक्ति के द्वारा ही वह एक दूसरे मनुष्य से बात करता है, और वही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। व्यक्ति समाज में रहता है, इसलिए अन्य व्यक्ति के साथ उसका पारस्परिक संबंध और कुछ जरूरतें होती है। जब मानव समाज में रहता है तो उसका कुछ ना कुछ जरूरत जो होता है एक दूसरे से होता है, और वही जरूरत पूरा करने के लिए मानव एक दूसरे से बात करता है। आगे देखिए, जिसके कारण वह वार्तालाप करता है। जरूरत जब होता है तो वार्तालाप करता है, या ईश्वर द्वारा दी गई मनुष्य की अनमोल कृति है, इसलिए वाक शक्ति के कारण वह मनुष्य है। यदि हमें इसी वाक शक्ति का भाव होता तो मनुष्य जानवरों की भांति होता।
लेखक बता रहे हैं कि अगर हम में वाक शक्ति का अभाव होता तो मनुष्य किसके समान होता? जानवर के समान होता। वह अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता जो हम सुख दुख इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं। यहां तक समझ में आई? पहला प्रश्न समझ में आया। अब हम लोग चलेंगे दूसरी प्रश्न की ओर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं? बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन ने अपना क्या विचार दिया उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार हो पाता है। जब तक मानव बोलता नहीं है, जब तक उसके रूप का दर्शन नहीं होता है कि भाई उसके अंदर क्या अच्छाई है क्या बुराई है। राइट मैं कर रहा हूं ना? यह बहुत ही ऊंची जान पड़ता है। एडिसन का मत है कि असल बातचीत दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। एडिसन के अनुसार बातचीत केवल दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। दो से अधिक व्यक्ति हुआ तो बातचीत नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो बातचीत चारों तरफ क्या होता है? फैल जाता है जब दो से अधिक के बीच में बातचीत होती है। जिसका तात्पर्य हुआ जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब दो व्यक्ति होता है तभी अपना दिल एक दूसरे से लोग खोलकर बात करता है। नहीं तो दो से अधिक होने पर क्या होता है कि इधर उधर की बातें लोग करने लगता है। जो सही बात, जो सही मुद्दा होना चाहिए वो मुद्दा नहीं उठ पाता है। क्लियर? अब दिल यहां लिखा हुआ है तो आप दूसरा मत समझिएगा, दूसरा चीज मत समझिएगा। जब तीन हुए तब वह दो बात कोसों दूर गई। अभी मैं बताया हूं आपको कि जब दो से अधिक लोग होता है तो वह बात जो हो रही होती है वो कोसों दूर चली जाती है, बात करना बंद हो जाता है। कहा भी गया है कि 6 कान में पड़ी बात खुल जाती है। अगर 6 लोगों के बीच बातचीत हो रही है तो वह बात चारों तरफ फैल जाती है। क्लियर? दूसरा यह है कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ लेंगे। जब दो आदमी बात कर रहा होता है, अगर उसमें तीसरा आदमी आ जाता है तो दोनों आदमी उस बातचीत को बंद करके दूसरे चीज पर बात करने लगता है या उस आदमी को मूर्ख बनाने लगता है। मैं यह बात तो नहीं कर रहा था, मैं तो इस बात को लेकर बैठा था। नहीं चाहता था, वो व्यक्ति नहीं चाहता है कि मैं जो दो व्यक्ति के बीच का बात कर रहा था वह तीसरा के कान में पड़े। क्लियर हुआ? आगे देखिए। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी दो बर्तन पास पास हटा के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। जब देखिएगा ठंडा पानी हो, गर्म दूध हो और दोनों का बर्तन अलग अलग हो, अगर दोनों को सटा दिया जाए तो एक का असर दूसरे पर चला जाता है। दूध ठंडा हो जाएगा और पानी गर्म हो जाएगा। साथ साथ बैठने में भी एक दूसरे पर असर पड़ता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही दो आदमी आपस में बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है। जब दो आदमी एक साथ बैठा हो तो एक का असर दूसरे पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। आप एक साथ बैठ कर देखो, चाहे एक दूसरे को देखे ही नहीं तब बोलने को कौन करे? एक के शरीर की विरुद्ध दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन स्वीकार नहीं करेगा? जब पास बैठने में इतना असर होता है, जब बातचीत कीजिएगा तो उसका कितना असर पड़ेगा? बहुत सारा असर पड़ेगा। इसको सबको स्वीकार करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है?
आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की कला प्रविधि है जो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। यह जो है कहाँ प्रचलित है? यूरोप में। कहाँ प्रचलित है जी? यूरोप में। ध्यान से, कहाँ प्रचलित है? अधिक यूरोप में प्रचलित है। इस बातचीत की प्रविधि की पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वत मंडली में है। ऐसी चतुराई के साथ इसमें प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिसे सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। और इसमें आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में क्या होता है कि ऐसे बात किया जाता है जिसे कान को सुनकर अच्छा लगे, कान को सुनकर अच्छा लगे। साथ ही इसका अन्य नाम सुहद गोष्ठी है। और इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम सुहद गोष्ठी है। क्या है जी? सुहद गोष्ठी। सुहद गोष्ठी की बातचीत की तारीफ है कि बात करने वालों की लिकायत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में ही प्रकट नहीं होता। दयनीय स्थिति यह है कि हमारे यहाँ के पंडित आधुनिक शुष्क बातचीत में जिसे शास्त्र होते हैं वैसा रस नहीं घोल सकते हैं। जिस तरह से पंडित लोग को शास्त्र पढ़ने में अच्छी तरह से उसमें रस घोलने की आवश्यकता है, लेकिन वह उसमें अच्छी तरह से रस नहीं घोल पाते हैं, सही से नहीं बात कर पाते हैं, नहीं बता पाते हैं। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत की उत्तम कला है, जिसके द्वारा मनुष्य बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रहता है। यहां तक आई बात समझ में? आगे चलिए, आप इसको स्क्रीनशॉट भी लेकर आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर? स्क्रीनशॉट हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन की रचना कर सकता है? मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? आपको एग्जाम में आ सकता है। इसके द्वारा कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन करने की रचना कर सकता है? चलिए आगे देखिए, इसका आंसर देखिए। मनुष्य की बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। मनुष्य को बातचीत जब करना हो तो सबसे उत्तम तरीका है खुद से बात किया करे, अगर साथ में कोई ना हो। वह अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिस कारण वह अपने आप से बातचीत कर लिया करे। आत्मवार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है। जब आपको क्रोध आए तो खुद से बात किया कीजिए। जब आपको पढ़ने का मन न करे तो खुद से बात किया कीजिए कि भाई मैं शहर में क्यों आया हूं? पढ़ने आया हूं। तो क्यों का जब आंसर ढूंढ लेंगे, अब खुद से जब बात कर लेंगे तो आपको पढ़ने में, आपको स्टडी करने में मन लगेगा, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे। क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। हमारे अंदर जो है, मैं बार बार बताता हूं कि हमारे अंदर दो एंजल्स होती है, एक बैड एंजल्स, एक गुड एंजल्स, जो एक नेगेटिव फोर्स की तरफ बढ़ाती है और दूसरा पॉजिटिव फोर्स की तरफ। तो नए नए रंग हमारे मन के अंदर निकलते रहता है और वह हमेशा बदलती रहती है। लेखक इस मन को प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना के रूप में देखता है, जिसमें जैसे चाहो वैसे सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं है। हमारे अंदर जो है एक आईना है। आप अपने आप को कैसे देखते हैं वह आप पर डिपेंड करता है, वह आप पर निर्भर करता है कि आप उस आईना में अपने आप को कैसे प्रस्तुत करना चाहते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन को, चित्त को एकाग्र कर, मनोवृत्ति स्थिर कर अपने आप से बातचीत करना चाहिए। इससे आत्मचेतना का विकास होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने मन को एकाग्र कर खुद से बातचीत किया करे, ताकि मन एकाग्र रहे, मन कहीं भटके नहीं। चलिए आगे चलिए। उस वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा अगर जब मानो एकाग्र होकर सोचेगा, थिंकिंग करेगा,
तो उस वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा, जिसके कारण दुनिया में किसी से बैर न रहेगा। अगर मन को नहीं मनाते हैं, दूसरे से सही से बातचीत नहीं करते हैं, तो आपस में दुश्मनी पैदा होगी। होगी कि नहीं होगी बताइए? जरूर होगी। और बिना प्रयास के हम बड़े बड़े अजय शत्रु पर भी विजय पा सकते हैं, अगर आप खुद के मन को एकाग्र रखते हैं। यदि ऐसा हुआ तो हम सर्वथा एक नए संसार की रचना कर सकते हैं। अतः व्यक्ति की चाहिए कि हम अपने जीवा को काबू में रखकर मधुरता से सिक्त वाणी बोले। मनुष्य के बातचीत करने का यही उत्तम तरीका है। मनुष्य को चाहिए कि जब भी बोले तो सोच समझकर बोले, ऐसी वाणी ना बोले कि दूसरे की दिल पर ठेस पहुंचे। आजकल लोग बुरा नहीं मानता है, अगर किसी से आप गलत बात करते हैं तो तुरंत वो एक्शन ले लेता है, मारपीट करने को तैयार हो जाता है कि नहीं हो जाता? नई जनरेशन तो ऐसी आ गई है कि एक बात बर्दाश्त करने को तैयार नहीं रहता। तो चलिए आगे चलते हैं। आप भी अपने जीवन में बातचीत को काफी इंपॉर्टेंस देना है, ताकि किसी से आपको झगड़ा ना हो, किसी से बैर ना हो। अगला है प्रश्न, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। यह जो लाइनिंग दिया हुआ है, यह जो लाइन बातचीत चैप्टर से ली गई है, और इसको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है, वर्णन करना है। चलिए, प्रस्तुत पंक्तियां क्योंकि यह पंक्ति है किस चैप्टर की? बातचीत की। प्रस्तुत पंक्तियां बालकृष्ण भट्ट के निबंध बातचीत से ली गई है। किससे ली गई है? बातचीत से। लेखक इस निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत का एक विशेष तरीका होता है। लेखक बताना चाहते हैं कि बातचीत करने का एक विशेष तरीका मानव के पास होता है, जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर उसका आनंद उठाते हैं। मानव एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बात करके एक दूसरे के बात को आनंद उठाते हैं। परंतु व्यक्ति जब वाचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष है। परंतु जब वह बड़ी संजीदगी से सलीके से बातचीत करता है तो उसका गुण है। जब आदमी बातचीत सही ढंग से नहीं कर पाता है तो उसके अंदर दोष है, यानी बुराई है। और जब व्यक्ति बड़ी संजीदगी से बात करता है, बड़ी अच्छाई के साथ बात करता है, तो उसके अंदर वह अच्छाई है, उसके अंदर वह गुण है। और उसी का पता देता है। मनुष्य के मुख रहने का उसकी चरित्र का कुछ पता नहीं चलता है। जब मानव मुख रहता है, कुछ बात नहीं करता है, तो उसके चरित्र का पता नहीं चल पाता है। भाई क्या है, क्या नहीं है, क्या बोलने वाला है, क्या नहीं बोलने वाला है। बात करेगा तभी तो पता चल पाएगा जी। जब दो आदमी साथ बातचीत करते हैं तो अपने दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब दो आदमी आपस में बातचीत करते हैं तो जो उसके अंदर जो रहता है, जो फीलिंग रहता है, जो इमोशंस रहता है, जो अभिव्यक्ति रहता है, वो एक दूसरे से क्या करता है? एक दूसरे को बताता है, एक दूसरे से प्रकट करता है। आगे देखिए, इसको लेपन में किसी की शिकायत, किसी की अच्छाई, किसी की बुराई होती है। जब मानव एक दूसरे से बात करता है तो किसी की अच्छाई के बारे में बात करेगा या किसी की बुराई के बारे में बात करेगा या किसी की शिकायत करेगा, और इससे व्यक्ति का गुण दोष प्रकट हो जाता है। और जब व्यक्ति इस तरह से बात करता है तो उसके अंदर जो गुण या दोष होता है वह मानव के सामने प्रस्तुत हो जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? बेन जॉनसन इस संदर्भ में कहते हैं कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, उसकी पहचान सामने आती है। बोलने से ही उसकी पहचान सामने आती है। यह आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत होती है, वहाँ बातचीत की अत्यंत आवश्यकता है। जैसे मानव को खाने पीने, चलने फिरने,
की आवश्यकता है, उसी तरह बातचीत की भी आवश्यकता है। जहाँ कुछ धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। अगर आपके अंदर कुछ ऐसी बात है जो आपके मन को भारी करता है तो वह बातचीत के जरिए ही मन को हल्का किया जा सकता है। कहने का आशय यह है कि मनुष्य के मन के अंदर बहुत सारी परतें जमी रहती है, जिनमें कुछ अच्छी और कुछ बुरी होती है। ऑडियो बातचीत के दौरान हमारी जीवा से प्रकट हो जाता है, अतः बोलने से ही मनुष्य के गुण दोष की पहचान होती है और उसका जरिया है बातचीत। बोलने से ही मनुष्य के अंदर की गुण और दोष की पहचान होती है और उसका जरिया क्या है? बातचीत। बातचीत के माध्यम से ही हम एक दूसरे के पास, एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं, अपनी लैंग्वेज के द्वारा, अपनी भाषा के द्वारा। चलिए आगे चलिए, अंतिम है, इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, राम रमौल का क्या अर्थ है? अगर आपके परीक्षा में, आपके एग्जाम में पूछ देता है कि भाई राम रमौल का क्या अर्थ है, तो आप बताएंगे राम रमौल 4 से अधिक व्यक्तियों की बातचीत राम रमौल कहलाती है। 4 से अधिक व्यक्ति जब आपस में बात करती है तो वह राम रमौल कहलाती है। जैसे देखिए, राम हो गया, श्याम, मोहन और सोहन रेलगाड़ी में राम रमौल कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, यही राम रमौल कहलाती है। तो आज का सेशन यही समाप्त हुआ और अगले सेशन में हम लेकर आएंगे बातचीत चैप्टर की बातचीत जो चैप्टर है इसका VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।